लैब के अंदर साइंटिस्ट्स अपने अपने काम में बिजी होते हैं। माहौल बिल्कुल नॉर्मल और कंट्रोल में होता है। तभी एक साइंटिस्ट जिसका नाम विलियम्स है आराम से स्निकर्स चॉकलेट बार खाते हुए काम कर रहा होता है। वह लापरवाही से उसका प्लास्टिक रैपर फेंक देता है, लेकिन गलती से वह पास के कंट्रोल पैनल में फंस जाता है। यह छोटी सी गलती एक बड़े एक्सीडेंट की वजह बन जाती है। रैपर के कारण सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और खतरनाक क्रिएचर को बंद रखने वाले एनक्लोजर के डोर्स ठीक से लॉक नहीं हो पाते। एक छोटा सा रैपर पूरे कंटेनमेंट सिस्टम को खराब कर देता है। कंप्यूटर पर डेंजर का अलार्म तेज आवाज में बजने लगता है, लेकिन उस समय वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। जब तक साइंटिस्ट्स को सिचुएशन का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरी लैब का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और मेन डोर ऑटोमेटिकली लॉक होने लगता है। कमरे में मौजूद सभी साइंटिस्ट्स और स्टाफ घबराकर बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन विलियम्स अंदर ही फंस जाता है। वह डोर को जोर जोर से पीटते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। बाहर खड़ी उसकी साथी साइंटिस्ट तुरंत डोर की चाबी निकालती है और लॉक में डालती है, लेकिन उसी पल उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने डोर खोल दिया तो अंदर बंद खतरनाक डी-रेक्स भी बाहर निकल आएगा और सबको मार देगा। ये एक बहुत मुश्किल फैसला होता है, एक इंसान को बचाना या बाकी सबकी जान सुरक्षित रखना। उधर अंदर डी-रेक्स धीरे धीरे विलियम्स के पास पहुंच जाता है। डर से जमे हुए विलियम्स पीछे हटता है, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। कुछ ही सेकंड में वह विशाल मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और अंदर घसीटकर बेरहमी से मार देता है। अब कहानी साल 2025 में आ जाती है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। डायनासोर्स अब हर गली, जंगल या शहर में खुलेआम नहीं दिखते, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण उनके लिए जहरीला यानी टॉक्सिक हो चुका है। अब वे केवल इक्वेटर के आसपास की कुछ बेहद गर्म जगहों पर ही जिंदा रह पा रहे हैं, जहां आज भी मेसोजोइक एरा जैसा माहौल मौजूद है। इसलिए बचे खुचे सारे डायनासोर्स वहीं शिफ्ट हो गए हैं। इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए पार्करजेनिक्स कंपनी का चालाक एग्जीक्यूटिव मार्टिन क्रेब्स एक खतरनाक मास्टर प्लान बनाता है। उसे पता है कि अगर वह 3 विशाल डायनासोर्स टाइटेनोसोरस, क्वेटाजाल्कोएटलस और मोसासोरस का डीएनए हासिल कर ले, तो वह एक ऐसी मिरेकल ड्रग बना सकता है जो दिल की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगी और इंसानों की उम्र कई साल बढ़ा देगी। इस खोज से कंपनी को अरबों का मुनाफा होने वाला होता है। इस बेहद जोखिम भरे मिशन के लिए मार्टिन जोरा बेनेट को हायर करने उसके पास पहुंचता है। जोरा पहले ही कई खतरनाक ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुकी होती है, इसलिए शुरुआत में वह साफ मना कर देती है। वह मार्टिन से कहती है कि अब वह अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहती और एक शांत नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जोरा के पास इतने पैसे नहीं बचे होते कि वह बिना काम किए अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सके। उसका बैंक बैलेंस तेजी से खत्म हो रहा होता है और वह धीरे धीरे एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुकी होती है, जहां उसके पास इस खतरनाक ऑफर को ठुकराने का विकल्प भी लगभग खत्म हो चुका होता है। मार्टिन, जो एक शातिर बिजनेसमैन है, जोरा की इस कमजोरी को बहुत जल्दी समझ जाता है। उसे साफ दिखाई देता है कि जोरा बाहर से भले ही मजबूत दिख रही हो, लेकिन अंदर से वह पैसों की कमी और अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में है। यही वजह है कि वह तुरंत इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। वह जोरा को एक बेहद खतरनाक लेकिन बहुत लुभावना ऑफर देता है। मार्टिन कहता है कि अगर जोरा उन 3 विशाल डायनासोर्स के डीएनए सैंपल्स लेकर आ जाती है, तो वह अपनी फीस में जितने चाहे उतने जीरो लगा सकती है। यानी उसे इतनी बड़ी रकम मिलेगी कि वह सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी भी बिना किसी टेंशन के आराम से गुजार सकती है। इतना पैसा कि उसे आगे कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह ऑफर सुनते ही जोरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसके मन में जो डर और खतरे का एहसास था, वह धीरे धीरे उसके लालच और मजबूरी के सामने छोटा पड़ने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ऐसा मौका शायद जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वह अपना फैसला कर लेती है और इस लगभग सुसाइडल मिशन के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। इसके बाद मार्टिन और जोरा एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां डॉक्टर हेनरी लूमिस अपनी रिसर्च में पूरी तरह डूबे हुए होते हैं। चारों तरफ किताबें, नोट्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट फैले होते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वह डायनासोर्स पर बहुत समय से स्टडी कर रहे हैं। मार्टिन डॉक्टर से कहता है कि उन्हें उनके साथ आइलैंड पर चलना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो उन तीनों विशाल डायनासोर्स टाइटेनोसोरस, क्वेटाजाल्कोएटलस और मोसासोरस को सही तरीके से पहचान सकता है और उनका सटीक डीएनए सैंपल निकालने में मदद कर सकता है। बिना डॉक्टर के यह मिशन लगभग नामुमकिन है। जोरा आगे बढ़कर डॉक्टर को भरोसा दिलाती है कि उसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी वह खुद लेगी। वह बताती है कि वह एक एक्सपर्ट ऑपरेटिव है और इससे पहले भी कई खतरनाक मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। इसलिए डॉक्टर को डरने या
या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर उनकी बात सुनकर साफ मना कर देता है। वह गंभीर आवाज में कहता है कि डायनासोर्स के इतने करीब जाना सीधे मौत को बुलावा देने जैसा है। उसके हिसाब से यह कोई मिशन नहीं बल्कि आत्महत्या है। मार्टिन यहाँ अपना शातिर दिमाग चलाता है। वो डॉक्टर को शांत लेकिन बेहद सोच समझकर समझाता है कि यह मिशन पूरी तरह इल्लीगल है। अगर किसी को जरा भी भनक लग गई कि पार्कर जेनिक्स एक सीक्रेट आइलैंड से डायनासोर्स का डीएनए चुरा रही है तो सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि इस मिशन में शामिल हर इंसान सीधे जेल के पीछे होगा। इसलिए किसी आर्मी, नेवी या बड़ी फोर्स को साथ ले जाना नामुमकिन है। मार्टिन अच्छी तरह जानता है कि डॉक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। डॉक्टर हमेशा से डायनासोर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में अपनी आंखों से देखना चाहता था, जिंदा, असली, खुले माहौल में, न कि सिर्फ पुरानी किताबों की तस्वीरों या लैब में रखे सैंपल्स के जरिए। वो डॉक्टर के इसी सपने पर वार करता है। वो धीमी लेकिन असरदार आवाज में कहता है, यह मौका तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे, जिंदा, चलते फिरते, सांस लेते हुए। क्या तुम सच में यह मौका खोना चाहते हो? डॉक्टर यह सुनकर चुप हो जाता है। वो थोड़ा बीमार सा लग रहा होता है या शायद बहुत ज्यादा नर्वस है। उसके हाथ हल्के कांपते हैं और वो तुरंत अपनी जेब से दवाइयों की शीशी निकालकर गोलियां खा लेता है। उसके चेहरे पर डर भी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट। कुछ देर तक वो बिना कुछ बोले गहरी सोच में डूबा रहता है। उसके अंदर दो भावनाएं लड़ रही होती हैं। एक तरफ जान का खतरा, दूसरी तरफ जिंदगी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सपना। आखिरकार उसके अंदर का साइंटिस्ट उसके डर पर भारी पड़ जाता है। जिज्ञासा, जुनून और खोज की चाह उसे पीछे हटने नहीं देती। वो गहरी सांस लेता है और इस खतरनाक सफर पर जाने के लिए हाँ कर देता है। अब टीम का दिमाग और लीडर दोनों तैयार हैं, लेकिन सिर्फ प्लान बनाने वाले लोग काफी नहीं होते। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास ताकत हो, लड़ने की स्किल्स हो और जो असली खतरे के सामने टिक सकें, यानी मसल और स्किल्स। इसीलिए मार्टिन पहले ही जोरा के पुराने दोस्त से बात कर चुका होता है जो इस मिशन में उन्हें डायनासोर्स से बचाने वाला है। जब मार्टिन जोरा के साथ उसके पुराने साथी अली के पास पहुंचता है तो वहां सिर्फ एक प्रोफेशनल बातचीत नहीं होती बल्कि पुरानी दोस्ती, भरोसा और पुराने एहसानों का फायदा उठाया जाता है। जोरा और अली ने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलेंगे। वो दोनों जानते हैं कि मार्टिन की कंपनी पार्कर जेनिक्स के पास बेहिसाब पैसा है। यही सोचकर अली साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मिशन बहुत खतरनाक है और इतनी रकम के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। मार्टिन के पास ज्यादा समय नहीं होता। हार मानकर और वक्त की कमी की वजह से उसे उनकी फीस दोगुनी करनी पड़ती है। जैसे ही पैसे की रकम फाइनल होती है, अली अपनी टीम और एक्सपर्टीज के साथ मिशन ज्वाइन कर लेता है। अब पूरी टीम शिप लेकर निकल चुकी है। शिप पर डॉक्टर उन्हें वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखाता है जिससे डायनासोर का डीएनए निकालना है। वो समझाता है कि इस डिवाइस को एक बार डायनासोर की बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। इसके बाद ये खुद ब्लड सैंपल ले लेगा और फिर ऑटोमेटिकली ऑन नोट से 200 फीट ऊपर हवा में उड़ जाएगा, जहाँ से इसे सुरक्षित तरीके से कलेक्ट किया जा सकेगा। डॉ लूमिस, जो डायनासोर्स का बड़ा फैन है, शुरुआत में बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि ये काम वो खुद करेगा, लेकिन जोरा उसे रियलिटी समझाती है। वो कहती है कि जब शिप तेज रफ्तार से चल रही होगी और सामने मोसासोरस जैसा विशाल मॉन्स्टर होगा, तब सही निशाना लगाना आसान नहीं होगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और उसकी हिम्मत अचानक गायब हो जाती है। बिना कुछ कहे वो चुपचाप इंजेक्शन डिवाइस जोहरा के हाथ में थमा देता है। मार्टिन सिर्फ पैसा और गैजेट्स ही नहीं लाया बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए एक खतरनाक हाईटेक गन भी साथ लाया है। ये गन इतनी एडवांस है कि एक शॉट में सबसे बड़े डायनासोर को भी पैरालाइज कर सकती है। इससे डायनासोर मरेगा नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए हिल नहीं पाएगा ताकि टीम अपना काम कर सके। उनका पहला टारगेट है मोसासोरस का डीएनए निकालना, क्योंकि मार्टिन के पास पहले से मोसासोरस की एकदम सटीक लोकेशन मौजूद है। ये जगह है इक्वेटर के पास, समुद्र के बीच एक गर्म और ऊपर से शांत इलाका है। इसी समुद्र में रूबेन डेलागाडो की बोट गलती से इस डेंजर जोन में पहुंच चुकी होती है। रूबेन कई घंटों से बोट चला रहा होता है और अब पूरी तरह थक चुका है। वो अपनी बड़ी बेटी टेरेसा के बॉयफ्रेंड जेवियर से कहता है कि थोड़ी देर के लिए स्टीयरिंग संभाल ले, लेकिन जेवियर बहुत आलसी होता है। वो सोकर उठा होता है और फिर से सोने के लिए बोट के केबिन के नीचे चला जाता है। उधर रूबेन और टेरेसा पानी में कुछ अजीब नोटिस करते हैं। समुद्र का पानी असामान्य रूप से शांत होता है। सब कुछ इतना साइलेंट होता है कि उन्हें अंदाजा नहीं होता कि पानी के नीचे एक विशाल मोसासोरस उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक बोट के नीचे से जोरदार टक्कर लगती है। झटका इतना शक्तिशाली होता है कि पूरी बोट पलट जाती है। रूबेन
रूबेन, टेरेसा और छोटी बेला पानी में गिर जाते हैं, लेकिन वो तुरंत संभलकर पलटी हुई बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जेवियर अभी भी केबिन के अंदर फंसा होता है, जो तेजी से पानी से भर रहा है। ये देखकर रूबेन उसे बचाने के लिए पानी में गोता लगा देता है। अंदर घबराया हुआ जेवियर एक ऑरेंज इमरजेंसी बैग निकाल लेता है। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकलता है, उसके ठीक पीछे मोसासॉरस दिखाई देता है। रूबेन तुरंत उसे पकड़कर ऊपर खींचता है और पलटी हुई बोट पर ले आता है। अब चारों, रूबेन, टेरेसा, छोटी बेला और जेवियर एक उलटी पड़ी बोट पर फंसे हुए हैं। कुछ घंटे बाद सेंट हुबर्ट की तरफ मूव कर रहा होता है। उनका फर्स्ट टारगेट होता है मोसासॉरस से ब्लड सैंपल लेना। शिप धीरे धीरे उस ओशन एरिया में एंटर कर रहा होता है जहां वो जायंट सी डायनासोर रहता है। रास्ते में जोरा और डॉक्टर अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। वो अपने पुराने मिशंस और डेंजरस एक्सपीरियंसेस याद करते हैं। दोनों जानते हैं कि इस बार सिचुएशन और ज्यादा रिस्की है, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस सी प्रेडेटर के करीब जाना है। कुछ माइल्स पहले पहुंचते ही शिप की स्पीड स्लो कर दी जाती है और ब्लड एक्सट्रैक्शन की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तभी अचानक सिस्टम पर एक इमरजेंसी सिग्नल सुनाई देता है। डेल्गाडो फैमिली का मेडे कॉल। कोई ओशन के बीच फंसा हुआ हेल्प मांग रहा होता है। एली तुरंत डिसीजन लेता है और शिप को उस सिग्नल की डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें रूबेन डेल्गाडो और उसकी फैमिली उल्टी हुई बोट पर फंसी मिलती है। पूरी रात ओशन में रहने की वजह से उनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी होती है। रूबेन शिप को आते देखकर तुरंत फ्लेयर गन फायर करता है ताकि क्रू उन्हें क्लियरली देख सके और एग्जैक्ट लोकेशन समझ सके। इसके बाद चारों को केयरफुली शिप के अंदर लाया जाता है। कोल्ड से कांप रहे होने की वजह से उन्हें वार्म क्लोथ्स और फूड दिया जाता है, लेकिन रूबेन और उसकी फैमिली कंफ्यूज्ड होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। वो रिपीटेडली पूछते हैं कि क्रू यहाँ क्यों है, लेकिन कोई भी रियल रीजन नहीं बताता। रूबेन रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें किसी सेफ हार्बर पर ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि वो अब और डेंजर में नहीं रहना चाहता, लेकिन मार्टिन साफ मना कर देता है। शिप ऑलरेडी मिशन टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुका होता है और रूट चेंज करने से बहुत टाइम वेस्ट होता। तभी क्रू रियलाइज करता है कि वो मोसासॉरस के टेरिटरी के बेहद पास हैं। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली टेंस हो जाता है। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और ब्लड एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन की फाइनल प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। जोरा आगे बढ़ती है और एक्सट्रैक्शन डिवाइस संभालती है। ओशन सरफेस के नीचे जायंट मोसासॉरस मूव कर रहा होता है, जो किसी भी मोमेंट अटैक कर सकता है। परफेक्ट टाइमिंग मिलते ही जोरा एम करती है। हेनरी की हेल्प से वो मोसासॉरस से ब्लड सैंपल सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लेती है। ऑपरेशन एक्सट्रीमली डेंजरस होता है, लेकिन उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। दूसरी तरफ रूबेन और उसकी फैमिली ये सब देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि ये लोग नॉर्मल मिशन पर नहीं हैं। ये लोग एक लिविंग प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर से सैंपल ले रहे हैं। सिचुएशन अचानक पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब मोसासॉरस फिर से वापस आता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता। उसके साथ स्पिनोसॉरस का एक पूरा ग्रुप भी होता है। सी के अंदर से मोसासॉरस बोट पर हमला कर रहा होता है, जबकि किनारे के पास स्पिनोसॉरस घूम रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों प्रेडेटर्स एक ही टारगेट पर कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हों, जो उनके बीच सिम्बायोसिस जैसा बिहेवियर दिखाता है। क्रू पैनिक में आ जाता है। बॉबी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स फायर करता है, लेकिन उसका अटेम्प्ट बेकार हो जाता है। एक स्पिनोसॉरस बेहद तेजी से उसकी तरफ झपटता है और कुछ ही सेकंड में उसे मार देता है। बॉबी की मौत इतनी अचानक होती है कि बाकी टीम को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। अब साफ हो जाता है कि बोट ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगी। जोरा और हेनरी तुरंत सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं और मिशन सप्लाईज को सिक्योर करने लगते हैं, क्योंकि क्रैश के बाद वही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद होंगी। इसी दौरान टेरेसा रेडियो से हेल्प कॉल करने की कोशिश करती है। वो समझ चुकी होती है कि सिचुएशन मिशन से ज्यादा सर्वाइवल की बन चुकी है, लेकिन मार्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है, शायद मिशन एक्सपोज होने के डर से। दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और इसी केओस में टेरेसा बैलेंस खो देती है और बोट से सीधे समुद्र में गिर जाती है। टेरेसा को गिरता देख क्सेवियर तुरंत उसके पीछे कूद जाता है। रूबेन अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना सोचे पानी में छलांग लगा देता है और छोटी इजाबेला भी मजबूरी में पीछे चली जाती है। कुछ ही पलों में फैमिली बोट से अलग होकर खुले समुद्र में फंस जाती है। बोट पर एली अभी भी कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है। मोसासॉरस उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन एली स्किलफुली बोट को शैलो वाटर्स की तरफ ले जाता है, जहां इतना बड़ा सी प्रेडेटर ठीक से मैन्यूवर नहीं कर सकता। हाई स्पीड चेस के बाद उसे मौका मिलता है और वो मोसासॉरस को पीछे छोड़ देता है। सिचुएशन क्रिटिकल देखकर ऑली जोर से सबको आदेश देता है, बोट से कूद जाओ, बोट किसी भी पल क्रैश हो सकती है। क्रू मेंबर्स एक एक करके पानी में कूदते हैं और तैरकर किनारे की तरफ बढ़ते हैं। जोरा और हेनरी सिर्फ अपनी जान बचाने पर नहीं, बल्कि मिशन सप्लाईज को भी साथ खींच कर ले जाने की कोशिश
करते हैं, क्योंकि वही उनके फ्यूचर सर्वाइवल के लिए जरूरी है। काफी संघर्ष के बाद सभी लोग बीच तक पहुंच जाते हैं। नीना सप्लाईज को शोर पर खींचने में मदद कर रही होती है। सबको लगता है कि अब खतरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक पीछे से एक स्पिनोसॉरस हमला कर देता है। अटैक इतना फास्ट और ब्रूटल होता है कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। नीना को वहीं पकड़ लिया जाता है और बाकी टीम उसकी दर्दनाक मौत अपनी आंखों के सामने देखती रह जाती है। वो पूरी तरह हेल्पलेस होते हैं, कोई भी उसे बचा नहीं पाता। इस घटना के बाद टीम मेंटली टूट जाती है। कुछ समय बाद जोरा गुस्से में क्रेब्स से आइलैंड के बारे में जवाब मांगती है। तब पता चलता है कि यह आइलैंड पहले जुरासिक वर्ल्ड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइट था। यहाँ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स और डेंजरस क्रीचर्स पर रिसर्च होती थी। जोरा को एहसास होता है कि क्रेब्स ने मिशन से पहले पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। टीम के अंदर ट्रस्ट कम होने लगता है और टेंशन बढ़ जाती है। बीच अनसेफ होने की वजह से टीम फैसला करती है कि उन्हें जंगल के अंदर जाना होगा। वो सप्लाईज उठाकर आइलैंड के इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वो एक स्वैम्प एरिया में पहुंचते हैं। पानी गंदा, गहरा और डरावना होता है। हर कदम पर खतरा महसूस होता है। स्वैम्प से गुजरते समय जोरा को अपने पैर के पास पानी में कुछ मूव करता हुआ महसूस होता है। वो तुरंत सबको अलर्ट करती है कि सावधान रहें। अचानक पानी से एक ईल तेजी से बाहर निकलती है और क्रेब्स को डरा देती है। वो चौंक जाता है, लेकिन लकी होता है कि उसे कोई चोट नहीं लगती। इस पल के बाद सबको साफ समझ आ जाता है, यह आइलैंड हर दिशा से मौत से भरा हुआ है। डेल्गाडोस फैमिली पानी के अंदर एक नैरो अंडर वाटर केव से तैरते हुए आगे बढ़ती है और आखिरकार आइलैंड पर पहुंच जाती है। केव के अंदर अंधेरा, ठंडा पानी और घुटन भरा माहौल होता है, इसलिए बाहर निकलते ही सब लोग थक कर चूर हो जाते हैं, लेकिन जिंदा बचने की राहत भी महसूस करते हैं। रूबन एक्जेवियर की तरफ देखकर उसकी हिम्मत की तारीफ करता है, क्योंकि उसने टेरेसा को बचाने के लिए बिना सोचे समुद्र में छलांग लगा दी थी। अब उनका पहला गोल होता है आइलैंड पर कहीं मौजूद अबैंडन्ड इंजन सेटलमेंट को ढूंढना, क्योंकि वहीं उन्हें शेल्टर और रिसोर्सेज मिल सकते हैं। चलते चलते छोटी इजाबेला को एक छोटा सा डायनासोर मिलता है, एक्विलॉप्स। वह क्रीचर फ्रेंडली होता है और उससे डरने के बजाय इजाबेला के पास ही रहने लगता है। इजाबेला उसे प्यार से डोलोरेस नाम दे देती है और दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। रात होते ही सिचुएशन और डरावनी हो जाती है। डार्कनेस, अजीब आवाजें और जंगल की एक्टिविटी सबको बेचैन कर देती है। इसी दौरान एक्जेवियर अकेले फॉरेस्ट की तरफ जाता है बाथरूम के लिए, लेकिन उसे पता नहीं होता कि शैडोज के बीच दो वेलोसिरैप्टर्स उसे क्वाइटली स्टॉक कर रहे हैं। टेंशन पीक पर पहुंच जाती है। तभी अचानक एक और मॉन्स्टर सीन में आता है, म्यूटाडॉन, जो एक म्यूटेटेड रैप्टर टेरोसॉर हाइब्रिड होता है। वह अचानक हमला करके एक रैप्टर को मार देता है, जिससे एक्जेवियर किसी तरह बच जाता है। आगे बढ़ते हुए फैमिली एक रिवर के पास पहुंचती है। दूसरी तरफ उन्हें आधा खाया हुआ पैरासोरोलोफस का डेड बॉडी दिखाई देता है, जो इस बात का साफ संकेत है कि आसपास बड़े प्रेडेटर्स मौजूद हैं। टेरेसा रिस्क लेकर रिवर तैरकर पार करती है और दूसरी तरफ एक इमरजेंसी शेड में एक राफ्ट ढूंढ लेती है। वह धीरे धीरे राफ्ट को पानी में धकेलकर फैमिली तक लाने लगती है, लेकिन तभी बुशेस के अंदर से एक डायलोफोसॉरस निकल आता है। वह टेरेसा पर हमला करने वाला होता है और वेनम स्पिट करने ही वाला होता है। तभी अचानक वह डरकर भाग जाता है। रीजन सामने आता है। झाड़ियों के नीचे एक सोता हुआ टिरानोसॉरस रेक्स पड़ा होता है। टेरेसा को यह खतरा समझ नहीं आता और वह राफ्ट खोलने लगती है, जिससे आवाज होती है और टी रेक्स जाग जाता है। अब पैनिक सिचुएशन बन जाती है। टेरेसा, रूबन, एक्जेवियर और बाकी सब लोग जल्दी से राफ्ट पर चढ़ते हैं और रिवर में तेजी से पैडल करने लगते हैं। टी रेक्स किनारे किनारे उनका पीछा करता है, रोरिंग करता हुआ रिवर के साथ दौड़ता है। चेस बेहद इंटेंस होता है। आखिरकार फैमिली रॉक्स के नीचे छिपकर अपनी राफ्ट को हाइड कर देती है और टी रेक्स इंटरेस्ट खोकर आगे बढ़ जाता है। किसी तरह वो मौत के मुंह से बच निकलते हैं। कई घंटे बाद दूसरी तरफ मिशन टीम एक वैली में पहुंचती है, जहां उन्हें टिटानोसॉरस का एक विशाल हर्ड दिखाई देता है। ये जायंट हर्बीवोर्स इतने बड़े होते हैं कि पूरा वैली हिलता हुआ महसूस होता है। टीम इस रेयर साइट को देखकर हैरान रह जाती है, यहाँ तक कि वो एक पैर को मेटिंग करते हुए भी देखते हैं। हेनरी और जोरा इस मौके का फायदा उठाकर टाइटानोसॉरस का ब्लड सैंपल सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगला टारगेट होता है क्वेटज़ालकोअट्लस, जो एक विशाल फ्लाइंग कार्निवोर है, क्योंकि अडल्ट क्रीचर बेहद खतरनाक होता है। टीम डिसाइड करती है कि सैंपल एग से लिया जाएगा। नेस्ट एक ऊंची क्लिफ पर होता है और उसके पास एक मिस्टीरियस एंशिएंट टेंपल भी दिखाई देता है, जिसकी ओरिजिन अननोन होती है। जोरा, हेनरी और लेक्लेर्क रोप्स के सहारे क्लिफ से नीचे उतरते हैं और एग से ब्लड सैंपल निकालना शुरू करते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। तभी अचानक एडल्ट क्वेटज़ालकोअट्लस वापस नेस्ट पर आ जाता है और फ्यूरियस होकर उन पर हमला कर देता है। लेक्लेर्क क्लिफ के साइड में फंसा होता है, इसलिए वह खुद को बेट बनाकर टेरोसॉर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि बाकी लोग बच सकें। ऊपर से क्रेब्स और एली उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर बेहद पावरफुल होता है।
लेक्लेर्क ऊपर पहुंचने ही वाला होता है कि क्वेट्ज़लकोअट्लस उसे पकड़कर पूरा का पूरा निगल जाता है। यह सीन बाकी टीम के लिए शॉकिंग और हॉरिफाइंग होता है और उन्हें एहसास हो जाता है कि इस आइलैंड पर हर मिशन जानलेवा है। टेम्पल के अंदर अचानक बड़ा हादसा हो जाता है जब हेनरी पहाड़ी के किनारे से फिसलकर नीचे गिर जाता है। गिरना इतना तेज होता है कि सबको लगता है अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन गिरते हुए भी हेनरी हिम्मत नहीं हारता और अपने एक्सट्रैक्टर डिवाइस पर लगा इमरजेंसी पैराशूट खोल देता है। पैराशूट खुलने से उसकी गिरने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं होता। हेनरी जिस रस्सी से बंधा होता है वो ज्यादा खिंचाव सह नहीं पाती और अचानक टूट जाती है। रस्सी टूटते ही हेनरी सीधा नीचे गिरकर एक गहरे पानी के तालाब में जा गिरता है। जोरदार आवाज के साथ पानी उछलता है और वो कुछ पल के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है। जोरा तुरंत नीचे उतरने का फैसला करती है। वो रस्सी के सहारे धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे आती है और हेनरी को ढूंढती है। थोड़ी देर बाद उसे हेनरी जिंदा मिल जाता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं और फिर साथ में खड़े होकर आगे क्या करना है ये सोचते हैं। उसी समय क्रेब्स और एली भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ऊपर से नहीं बल्कि टेम्पल के अंदर बने एक गुप्त रास्ते से। इससे पता चलता है कि मंदिर के अंदर कई छिपे हुए रास्ते हैं। कुछ देर बाद पूरी टीम आगे बढ़ती है और ऊंचाई से नीचे एक छोड़ा हुआ इलाका दिखाई देता है। वहाँ पुराने टूटे फूटे बिल्डिंग्स हैं और बीच में एक हेलीपैड भी दिखता है जहाँ हेलीकॉप्टर उतर सकता है। यह जगह देखकर सबको लगता है कि शायद यहीं से आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। टीम नीचे उस कंपाउंड की तरफ बढ़ती है। रास्ते में क्रेब्स और जोरा के बीच फैमिली को लेकर बहस शुरू हो जाती है। क्रेब्स चाहता है कि स्ट्रैंडेड फैमिली को छोड़ दिया जाए और सीधे हेलीकॉप्टर तक पहुंचा जाए ताकि वे जल्दी यहाँ से निकल सकें। उसे लगता है कि फैमिली को बचाने में समय और खतरा दोनों बढ़ेंगे, लेकिन जोरा इस बात से सहमत नहीं होती। उसके लिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। बहस बढ़ जाती है और दोनों के बीच गुस्सा साफ दिखने लगता है। आखिर में जोरा सैंपल उठा लेती है और गुस्से में क्रेब्स से दूर चली जाती है। टीम आगे बढ़ते हुए कॉम्पाउंड के अंदर पहुंचती है और वहां एक पुराना गैस स्टेशन मिलता है। जगह पूरी तरह खाली और डरावनी होती है। जंग लगे पेट्रोल पंप्स, टूटी चीजें और चारों तरफ सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं आया। सब समझ जाते हैं कि आइलैंड से बाहर निकलने के लिए उन्हें इसी जगह के अंदर और आगे जाना होगा। जोरा, हेनरी और एली आखिरकार डेल्गाडोस फैमिली से दोबारा मिलते हैं। सब थके हुए, डरे हुए और चोटें लग रहे होते हैं। जोरा सबसे पहले यह देखती है कि टेरेसा और बाकी लोग ठीक हैं या नहीं, लेकिन टेरेसा का गुस्सा साफ दिख रहा होता है। वह आते ही तेज आवाज में पूछती है, मार्टिन कहाँ है? उसी समय मार्टिन सामने आ जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और वह सीधे सब पर निशाना साध लेता है। यह देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं क्योंकि अब खतरा सिर्फ डायनासोर से नहीं, इंसान से भी है। टेरेसा उससे गुस्से में पूछती है कि उसने उसे समुद्र में गिरने क्यों दिया। मार्टिन तुरंत सफाई देता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। जोरा को यह सब सस्पिशियस लगता है, इसलिए वह पूछती है कि उसके पास बंदूक कहाँ से आई। मार्टिन कहता है कि सब शांत रहें और पैनिक न करें क्योंकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने वाला है और बस थोड़ी देर इंतजार करना है। तनाव भरे माहौल में अचानक छोटी इजाबेला सबको चुप रहने को कहती है। वह डर कर दूर की तरफ देख रही होती है जैसे उसे कुछ आता हुआ महसूस हो रहा हो। उसी पल अचानक पूरे कंपाउंड में बिजली आ जाती है। कई सालों से बंद पड़ी जगह में अचानक लाइटें जल उठती हैं, मशीनों की आवाज आने लगती है और माहौल और भी डरावना हो जाता है। लेकिन असली खतरा अब सामने आता है। अंधेरे से दो भयानक मोटाडॉन्स निकलते हैं और तेज रफ्तार से ग्रुप की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब लोग जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। हेनरी और एली लैब की तरफ दौड़ते हैं। डेल्गाडोस फैमिली पास की कन्वीनियंस स्टोर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। जोरा और मार्टिन बाहर ही रह जाते हैं और छिपने की जगह ढूंढते हैं। एक मोटाडॉन स्टोर की छत में बने छेद से अंदर घुस जाता है। डेल्गाडोस फैमिली के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन उन्हें नीचे एक अंडरग्राउंड टनल मिल जाता है और वे उसी रास्ते भाग निकलते हैं। बाहर जोरा एक जीप के पास पहुंचती है और मार्टिन के साथ उसके नीचे छिप जाती है। मोटाडॉन आसपास सूंघते हुए घूम रहा होता है। मार्टिन डर के बावजूद गोली चलाता है, लेकिन क्रीचर पर कोई खास असर नहीं होता। जोरा जल्दी से मार्टिन के हाथ से बंदूक छीन लेती है क्योंकि उसे लगता है कि वह सिचुएशन को और खराब कर देगा। तभी मोटाडॉन अचानक मार्टिन को पकड़कर जीप के एक तरफ से दूसरी तरफ जोर से फेंक देता है। मार्टिन दर्द से कराह उठता है, लेकिन अभी भी जिंदा होता है। जोरा जीप के नीचे चुपचाप पड़ी रहती है। उसी समय मार्टिन आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर देख लेता है। उसकी सोच बदल जाती है। अब वह सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। वह जीप की चाबी पकड़ता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है ताकि हेलीकॉप्टर का ध्यान खींच सके। हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर चक्कर लगा रहा होता है। जोरा समझती है कि यह ज्यादा देर नहीं रुकेगा। हेनरी फ्लेयर गन चलाता है और हेलीकॉप्टर का ध्यान उनकी तरफ खींच लेता है। लेकिन तभी घने कोहरे के अंदर से एक विशाल और डरावना क्रीचर निकलता है, डी रेक्स। वह हेलीकॉप्टर पर झपटता है और कुछ ही सेकंड में उसे तोड़कर गिरा देता है। हेलीकॉप्टर आग के गोले
गोले में बदल जाता है और सबकी उम्मीद खत्म हो जाती है। इसी बीच एक मुटेडॉन ड्रेन के रास्ते टनल्स में घुस जाता है। जोरा उसका पीछा करती है और अंधेरे टनल के अंदर जाकर गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। टनल के अंदर बाकी सर्वाइवर्स एग्जिट तक पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा जाम होता है और खुल नहीं रहा होता। तभी दूसरा मुटेडॉन भी वहां पहुंच जाता है। सब लोग फंस जाते हैं। छोटी इजाबेला सबसे बहादुरी दिखाती है। वह लोहे की सलाखों के बीच से किसी तरह निकलकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। पीछे दूर में डी-रेक्स की परछाई दिखाई दे रही होती है। डर के बावजूद इजाबेला गेट खोलने में सफल हो जाती है और सब लोग बाहर निकल आते हैं। जोरा पीछे मुड़कर मुटेडॉन पर गोली चलाती है और उसे भी खत्म कर देती है। गेट बंद करते ही सब देखते हैं कि बाहर मार्टिन को डी-रेक्स पकड़ लेता है। वह चीखता है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। डी-रेक्स उसे पूरी तरह खा जाता है। कुछ पल बाद उसका कटा हुआ हाथ जमीन पर गिरता है, साथ में उसका ब्रीफकेस भी। जोरा जल्दी से ब्रीफकेस उठा लेती है क्योंकि उसमें मिशन के सैंपल्स होते हैं। अब बचे हुए लोग डॉक्स की तरफ भागते हैं। वहाँ एक बोट क्रेन पर लटकी हुई होती है। वे समझने की कोशिश करते हैं कि इसे पानी में कैसे उतारा जाए। तभी डी-रेक्स फिर से वहाँ पहुँच जाता है। एली फ्लेयर जलाकर डी-रेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और उसे दूर ले जाता है। इस दौरान रूबन की मदद से जोरा बोट को क्रेन से छोड़कर पानी में उतार देती है। सब लोग जल्दी जल्दी बोट पर चढ़ जाते हैं। जोरा अली को छोड़कर जाना नहीं चाहती और उसका नाम पुकारती है, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि रुकना खतरनाक है। बोट आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बाद उन्हें समुद्र में एली तैरता हुआ दिखाई देता है। वे तुरंत उसे बोट पर खींच लेते हैं। अब आखिरकार सब लोग सुरक्षित होते हैं। खतरे से दूर जाने के बाद जोरा और हेनरी फैसला करते हैं कि ये सैंपल्स किसी कंपनी को बेचने के बजाय पूरी दुनिया के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि सबको फायदा मिले। सुबह का सूरज उग रहा होता है। समुद्र शांत होता है। बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और वे डॉल्फिन्स के एक समूह को पानी में तैरते हुए देखते हैं। इतने लंबे समय बाद पहली बार उन्हें सुकून महसूस होता है, जैसे मौत से भरा यह सफर आखिर खत्म हो गया हो।